useful as compared to other programming languages, right? So in the last two session, we discussed about okay, what is Nest.js and how it is useful from the another programming language, front end language, let's say the React or Angular, and इसकी क्या एडवांटेज है, कहाँ पे ये बेनिफिशियल है और कहाँ पे इसको नहीं यूज करना चाहिए. तो नाउ in this session we are just going to overview their tutorial, so each of you can easily understand. Means definitely you guys are doing practice at your home, but it is good to give overview about how Nest.js is useful in programming term. कैसे हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, कैसे किस जगह पे इसको यूज करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए, और इसके एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बना के देख लेंगे. तो आई विल use nestjs.org. If you go there and click on the learn और start learning, आप इस इंट्रोडक्शन पेज पे आ जाओगे जिसमें हमें हल्का मोटा शुरू करते हैं. तो इससे हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. इट विल टेक इधर 2 सेशन 3 सेशन whatever सेशन, बट वी विल कंप्लीट ऑल द जर्नी. तो वी ऑल नो दैट कि क्या है Nest.js, जो कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट रिलेटेड वेब डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ओके, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करेंगे. जिसको कोई क्वेश्चन होगा दे कैन स्टॉप मी एंड हम उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. तो इस सेक्शन में चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अब अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जैसे हम बोलते हैं कि Nest.js की जो कम्युनिटी है, कहाँ से अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से अगर हमें कोई टेक्निकल ऐसा चीज़ है कि जो Nest.js की कोर लेवल की कोई फंक्शनैलिटी हमने समझनी है, या हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं कि इस चीज़ को कैसे अचीव कर पाए, तो दे हैव द गुड कम्युनिटी ऑन डिस्कॉर्ड. तो डिस्कॉर्ड इज लाइक सेम लाइक स्लैक हम सब यूज करते हैं. तो स्लैक की तरह ही कम्युनिटी है, बट दिस इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स कम्युनिटी. तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कलरफुल भी है. तो यू गाइस कैन ज्वाइन, हूएवर इज इंटरेस्टेड. तो इसको ज्वाइन कर सकते हो. इस टाइम पे इतने मेंबर्स हैं, इतने बंदे ऑनलाइन बैठे हैं. यू कैन सी कि आप किसी को भी ओपनली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. तो इस टाइप का है, सेम लाइक स्लैक है, चैनल्स होते हैं, सब कुछ होता है. तो व्हाट इज Next.js? एज वी नो दैट इसे React फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है. बिल्डिंग ब्लॉक टू क्रिएट द फास्ट वेब एप्लीकेशन. बट what exactly do you mean? You spend the time to create the next application or it can be helpful. तो इन केसेस में हमें ये हेल्पफुल करता है. जैसे हम एप्लीकेशन से हैं, यूजर इंटरेक्टिंग, हमारा जो राउटिंग, हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली क्रिएट दैट राउटिंग स्टफ फॉर अस. डाटा फैचिंग में वेयर योर डाटा इज लिव एंड हाउ टू गेट इट, तो ये इंटरनली खुद ही हैंडल कर लेगा. आपको कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम बात कर रहे थे कि हम कुछ डाटा सर्वर साइड पे फेच कर सकते हैं एंड देन इट शुड बी असेस थ्रू दी फ्रंट एंड लैंग्वेज. जैसे हम फ्रंट एंड कोड के अंदर हमें असेस होना चाहिए. तो कैसे ये बैक एंड से फ्रंट एंड में मूव करता है, कैसे वो सर्वर का डाटा क्लाइंट के साथ लेकर आता है, वो हमें कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है. बट हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हैंडल करता है. तो जैसे हमने लास्ट बताया था कि जेसन फाइल ये बनाता है अपने, जब डॉट कैशे फोल्डर बनता है या डॉट नेक्स्ट फोल्डर बनता है, उसके अंदर कुछ जेसन फाइल बनाता है. उसके थ्रू हम कुछ स्टैटिक फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पेज रेंडरिंग में हमें हेल्पफुल होता है. इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, तो इन सारे मॉड्यूल्स में हमें ये फास्ट ट्रैक पे हेल्प करता है. इन चीज़ों के हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. अब जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं React में या Angular में, तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट कि क्या हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हमारा इसके अंदर डाटा कम्युनिकेट करेगा बिटवीन मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल कंपोनेंट्स. सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एक लेवल तक. बट एक अपर लेवल तक हमें, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी है और हमें बहुत सारा डाटा किसी रिडक्स स्टोर में रखना है, एक सेंट्रलाइज वे में रखना है, तो कहाँ पे रखना चाहिए, किस फॉर्म में रखना चाहिए. फॉर्म ये खुद डिसाइड करता है किस जगह पे रखना चाहिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. अपने कस्टम बता सकते हैं कि मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन यूजर्स रिड्यूसर के अंदर रखना है, मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर रखना है. वी कैन इजिली मेंशन दैट. तो ये हल्का मोटा React के बारे में है. ये
क्या होता है, जैसे रिएक्ट इज एक यूजर लाइब्रेरी दैट इज यूजर इंटरफेस। अब अगर हम बात करें, वी नो दैट द रिएक्ट एंड एंगुलर इज द कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क। तो व्हाट इज कंपोनेंट, जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये लोगो है, दिस इज ए कंपोनेंट, दिस नेविगेटर बिकम ए कंपोनेंट। ये एड्रेस है तो एड्रेस को हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस को हम कंपोनेंट बोलते हैं, और उस कंपोनेंट की रिगार्डिंग उसकी ही फंक्शनैलिटी उसी कंपोनेंट के अंदर होती है। सो दैट की लोगो की इमेज कौन सी रहेगी, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसी रहेगी, इमेज का सर्कल रेडियस रहेगा या स्क्वायर रहेगा, ओलिव रहेगा, कैसे रहेगा, तो हम उसका लॉजिक उसी कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। सो दैट अगर हमारे कहीं मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, अगर आपको एक ही जगह पे चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। सेम नेविगेशन नैप फॉर नाउ, लेट्स से वी थिंक कि हमारा अभी नेविगेशन स्टैटिक है, तो हम उसमें अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट ऐसे बना के रख दिया, बट नाउ वी हैव द रिक्वायरमेंट टू से दैट इट शुड बी डायनेमिक फ्रॉम द एपीआई ड्रिवन। तो अभी मुझे हर जगह पे जा जाके करने की जरूरत नहीं है। आई हैव ओनली वन कंपोनेंट दैट इज नैप कंपोनेंट, एंड आई गो देयर, आई मेक द एपीआई कॉल, फेच डाटा, लोडर दिखाया है, जो भी अभी प्लेस होल्डर्स दिखाए, उसके बेस पे आपको डाटा एपीआई के ड्रिवन से सेव हो जाएगा, तो उसकी फंक्शनैलिटी सारी उसी कंपोनेंट में होगी। तो अगर हम बात करें Nest.js एंड एक्चुअली अगर हम बात करें कि कैसे कैसे ये काम करता है, इसमें हम दो टाइप की चीजें होती हैं, क्लाइंट एंड सर्वर साइड। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, योर ब्लॉकिंग क्रिएट द वेब एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर फीचर ऑप्टिमाइज योर एप्लीकेशन। यूआई के लिए हम रेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। देन क्लाइंट साइड पे जैसे हम बात करते हैं, क्लाइंट साइड पे आप क्या क्या कर सकते हो नेस्ट.जेएस के अंदर, आप यूआई सेट कर सकते हो, अपनी राउटिंग बना सकते हो, अपना डाटा फेच करने की टेक्निक है, और सर्वर साइड पे आप इन चीजों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने डाटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, सीएमएस, एपीआईज, ई कॉमर्स, ऑथेंटिकेशन, तो बोथ थिंग्स यू कैन डू इन नेस्ट.जेएस। तो ये हल्का मोटा अब हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोटा, बट अब आपको हायरार्की का तो पता होगा सबको, डोम कैसे काम करता है। अगर हमारी एचटीएमएल इस पे में है तो दिस इज हाउ डोम वर्क। तो फ्रॉम द टॉप देयर विल ओनली वन पेरेंट, उसके बाद नीचे हमारे पेरेंट्स मल्टीपल होते जाते हैं, जैसे डिव है तो डिव में मल्टीपल चाइल्ड्स हो गए, तो इसका फिर फर्दर पेरेंट, फर्दर चाइल्ड्स, इसमें हमें काम करता है। डोम हमें पता है उसकी आउटपुट डिस्प्ले होती है, बट हमारे पास रिएक्ट में ये रही, जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जब भी हम कोई, अगर हम एंगुलर वाले पर्सन हैं तो वो दे कैन रिलेट दैट थिंग कि हमारे उसमें एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होती है, जिसमें हमें एक एंट्री पॉइंट देना पड़ता है। इवन इन रिएक्ट वी हैव टू गिव द एंट्री पॉइंट कि कौन सा डिव हमारा ऐप रहेगा, कौन सा डिव इज आईडी विल बी माय एप्लीकेशन आईडी कंप्लीट है। समवन से दैट द ऐप, कुछ ऐप रूट बोलते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो वी हैव द वन, बट वी हैव द वन एंट्री पॉइंट कि इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट हमारा रेंडर होगा। तो वंस इट विल बी देयर, लेट्स से हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, तो जैसे इसमें में हम, अगर हम कोर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि वो आईडी उठाता है, उसके अंदर अगर हम रन टाइम पे क्रिएट एलिमेंट बनाते हैं h1, उस एच हेडर के अंदर हम उसके अंदर टेक्स्ट डाल रहे हैं, एंड देन उसको हम अपेंड करते हैं, देन उसको हम ऐप के अंदर अपेंड करते हैं। दिस इज ए लॉन्ग टर्म, जो एक लॉन्ग वर्क हो रहा है, जो कि हमारे रिएक्ट के बैकएंड पे भी हो रहा है, और नेक्स्ट के भी बैकएंड पे हो रहा है, और इवन एंगुलर के भी बैकएंड पे हो रहा है, जो हम सिंपली लिख देते हैं ना कि डिव, कुछ डिव के अंदर हेलो एबीसी लिख दिया। तो जो रिएक्ट का डिव होता है एंड जो एचटीएमएल का डिव होता है, बोथ आर डिफरेंट। अगर हम बात करें ये रिएक्ट, ये डिव अगर हम रिएक्ट में यूज करें तो दिस डिव एंड HTML div both are different because this div is, जब भी हम React का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, इसको पहले इसको लेता हूँ, जब भी हम करते हैं तो React के साथ हमें एक React DOM चाहिए होता है। इस DOM के अंदर हमारे पास इसका ओवरराइड किया गया वर्जन होता है। जब हम div यूज करते हैं, div id, तो ये div हमारा एक्चुअली HTML div नहीं होता, ये div होता है हमारा React का DOM, जो कि इसको अंडरस्टैंड करता है, एंड उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें रिएक्ट इज हैज द वर्चुअल डोम,
तो वो अपने वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट उसके अंदर जाके अप्लाई करता है एंड देन एक्चुअल जो हमारा कंटेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें H1 यहाँ पे बनाया हुआ, वैसा ही वो रन टाइम पे एक टैग बनाता है, div का टैग, उसको रिप्लेस करके काम करता है। तो दिस इज ऑल डन थ्रू दी React DOM लाइब्रेरी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी हैं उनको रीड कर करके ही जाना चाहिए इफ यू वांट टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। ठीक है, तो दो मेन लाइब्रेरीज होती हैं रिएक्ट और नेक्स्ट के अंदर। तो सो दिस इज हाउ रिएक्ट एंड रिएक्ट से नेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हुए एंड हाउ नेक्स्ट जीएस वर्क। तो ये सारे हमारे सेशंस हैं। आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू दी नेक्स्ट जीएस। तो इसमें हमें बताता है कि कंपाइलिंग वो कैसे काम करता है। तो आपका जो कोड है सिंपल हमने कंपोनेंट बनाया है, अगर इफ यू यूज दैट, ठीक है, डेवलपर ने हमने एज ए सिंपल एक कोड लिखा, div कोई भी टेक्स्ट div। जब हम इसको कंपाइल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये इंटरनली काम क्या कर रहा है, ये इस फॉर्म में हमारे एक्चुअल में बैकएंड पे कोड बन रहा है जो कि रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट यूज हो रहा है। क्रिएट एलिमेंट इज जो अभी ये मैंने आपको बोला था ना, ये div एक्चुअली HTML div नहीं है, ये रिएक्ट का है। जब ये इसको रेंडर और कंपाइल करता है तो रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट इसका अपना फंक्शन कॉल करता है जिसमें ये पास करता है कि div टाइप का चाहिए। वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर सारा काम करता है, उसमें बताता है आईडी कुछ भी नहीं है, ये सेकंड होती है एक्चुअली आईडी। इसमें कंटेंट क्या डलेगा डायनेमिकली, ये आपका कंटेंट है। अब ये देखो आपकी सिंगल लाइन बिकम दिस लॉन्ग टेक्स्ट और इसकी अपनी लाइब्रेरी के थ्रू काम कर रहा है। जब भी हम ये काम करते हैं, ये वो तो हमारा कंपाइल वर्जन था। आफ्टर कंपाइलेशन इस कोड को वो अगलीफाई और मिनीफाई कर देता है जिस फॉर्म में ये होता है, सो दैट की स्पेसिंग, न्यू लाइन, टैब्स जितने भी होते हैं उसका जो साइज होता है, अगर ये साइज 10 KB का है तो इसको रिड्यूस करने के बाद वो 5 KB रह जाता है। काफी स्पेसिंग हटने के बाद उसका भी साइज हो जाता है, जिसको मिनीफाई हम बोलते हैं। मिनीफाई शुड बी देयर वंस इट विल बी देयर। जैसे जब हम मिनीफाई करते हैं तो आपके 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट के अलग अलग फाइल्स बन जाती हैं जब वो कंपाइलेशन में काम करता है जीएस या टीएस फाइलों में। जब वो बन जाती हैं उसके बाद इसका एक बिल्डर चलता है, बंडल फाइल बंडल बनता है जो कि बंडल किया जाता है थ्रू वेबपैक। इफ यू हियर्ड अबाउट द वेबपैक टेक्निक, तो वेबपैक वाज प्रीवियसली वेरी गुड टूल टू बंडल मल्टीपल फाइल इनटू वन फाइल। तो ये पहले हमें करना पड़ता था, आज के टाइम पे हमें कुछ नहीं करना। आज के टाइम पे ये इंटरनली खुद ही हैंडल करता है, हमारे पास कोई ऐसा होता नहीं। बट अगर आपने देखना है तो इसके अंदर होना चाहिए एक वेबपैक का, ये रहा वेबपैक। ठीक है, वेबपैक एक कंपोनेंट जो कि मल्टीपल फाइलों को एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो that one, जब हमारे पास बंडल बन जाता है, अब जब अगर हमारे हम अभी एग्जांपल लो, हमारे पास सपोज करो 1000 कंपोनेंट्स हैं और जब हम उसको एक ही फाइल में लिख देंगे तो वो एक फाइल कितनी साइज की बन जाएगी, एक काफी बड़ा फाइल फोल्डर बन जाएगा, सॉरी साइज बन जाएगा फाइल होने में, जैसे कि 5 MB की बन गई। और जब हम एक फाइल को डाउनलोड करते हैं तो दैट डजंट मेक सेंस कि भी आप 5 MB की फाइल ओनली ऑन होम पेज और लैंडिंग पेज पे डाउनलोड करो, बिकॉज कि वो एक है। तो वेब पैक के बाद जब हमारा बंडल बन जाता है, एक सिंगल फाइल बन जाती है, अभी वो एक्चुअली फाइल फिजिकली नहीं बनी होती, वो एक उसके स्क्रिप्ट में बन जाती है। तो जब बंडल बनता है तो उसके अंदर आपके ये भी होता है कि जैसे कि एक आपने कंपोनेंट बनाया, 5 कंपोनेंट्स हैं, ऐसा है कि दो कंपोनेंट्स में सेम कोड लिख दिया आपने, या एक ही फंक्शनैलिटी को दो जगह पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया टू जस्ट जैसे डुप्लीकेसी ऑफ कोड। नाउ टू रिड्यूस दैट थिंग, बंडल फाइल जब बनती है तो वो इंटेलिजेंटली हैंडल करता है कि क्या ऐसा कोड है जो डुप्लीकेटली हैंडल हो रहा है, या उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए। तो दैट
वेबपैक हैंडल दैट थिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक फाइल को, जैसे 5 MB की फाइल को वो डिवाइड कर देता है 1 MB की फाइल में। जैसे यहाँ पे 3 बनाई हुई है तो वैसे 5 बनाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और वो खुद देख लेता है कि कौन सी फाइल्स कितनी कॉमनली यूज हो रही है, कौन से फंक्शंस कितने कॉमनली यूज हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वो हमारे चंक्स बना देता है। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊं, वेबपैक के ये चंक्स में बन गया है और ये चंक्स में हमें ये भी बताता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पीसेस में बन गया और हर पीस के अंदर इसका इंफॉर्मेशन पड़ी है। Okay, तो दिस इज बट वी हैव, अगर हम उसको समझें वापस, वी हैव द कंप्लीट प्रोजेक्ट इन JS और TS फाइल्स। उसके बाद वो उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसको एक इसमें कन्वर्ट करता है। हमें अगर हम बात करें रिएक्ट के रेक्ट फाइल्स बना देता है। ओके, रेक्ट फाइल से वो हमें क्या बना के देता है, हमें मिनीफाई मिनीफाई करके देता है। अब मिनीफाई के बाद हमें वो क्या करता है, बंडल बना के देता है। बंडल के बाद हमारे पास चंक्स होते हैं। तो इस वे में एक चीज आपके छोटे से कोड को इस लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू चलता है जो कि कंपाइलेशन के टाइम पे होता है। जब भी हम बिल्ड बनाते हैं तब ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। ओके, अब बिल्ड टाइम अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया है कि जब भी हमारा एक भी कुछ कोई चेंज करेंगे, क्या ये सारी फाइलों को ऐसा करेगा बार बार? तो जैसे अगर मेरे पास 1000 नंबर ऑफ फाइल्स हैं और 10 MB का साइज बन रहा है, क्या वो 10 MB बार बार रेप्लिकेट करेगा एक सिंगल फाइल के लिए? नो। नेक्स्ट JS में एक टेक्निक है जिसमें हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बिल्ड। इंक्रीमेंटल बिल्ड में वो क्या करता है, वो फाइलों का ट्रैक रखता है कि किस फाइल में कितना चेंज हुआ है। जैसे हम गिट में होता है ना हमारे पास कि कितना कौन सा कोड नया आया है, कौन सा कोड रिमूव हुआ है, ऐड हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट जिन जिन जगह पे चेंज हुआ है, अगर न्यू चेंज हुआ है तो उन्हीं फाइलों पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर कुछ चेंज हुआ है तो उन फाइलों में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वो अपडेट करेगा हमारे चीजों को। ये सब कुछ पुश कौन करता है? ये सारा काम हमारे लिए वेबपैक करके देता है। ओके, तो मोस्टली यूज बाय ड्यूरिंग द स्टैटिकली जनरेट पेजेस के लिए होता है। ओके, व्हाट इज रेंडरिंग? तो लाइक हमने लास्ट सेशंस में भी समझा था व्हाट इज रेंडरिंग। रेंडरिंग आर द थ्री टाइप ऑफ द रेंडरिंग: सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेटर। रेंडरिंग इज मींस आपका कोड आपने सर्वर पे हिट किया, जब भी हम URL हिट करते हैं दैट गोज टू सर्वर एंड सर्वर ही आपको रिटर्न में कंप्लीट HTML, पूरी पेज की HTML रिटर्न करे डेटाबेस से इंटरेक्ट करके। जो भी दैट इज कंप्लीटली सी सर्वर साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड सेट ऑफ JS होती है और CSS HTML होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, कि हमने ना 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, अभी हम डेमो के लिए कर रहे हैं। बोथ आर इन द Next.js। अगर मैं इसका व्यू सोर्स करूँ, ये है 9080, जिसका कोड अगर आप देखो ये कम्प्लीटली क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, चंक्स में डाटा डाउनलोड हो रहा है। अगर आप ये देखो एक फाइल, दैट इज स्क्रिप्ट फाइल और एक चंक डाउनलोड हुआ और ये कम्प्लीटली JS फाइल है, इसके अंदर कोई भी HTML CSS नहीं है। ओके, जब मैं इसको मेन को खोलता हूँ, इस मेन के अंदर काफी सारा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने वेबपैक बता रहा है कि क्या होगा आपके कोड को। ये देखो कुछ कोड को इंक्रिप्ट करके रख रहा है जो कि आपका प्राइवेसी भी हो सकती है। तो दिस इज हाउ वेबपैक हेल्प इन अवर प्राइवेसी, इन अवर डाटा। तो इवन आपका लॉजिक भी चोरी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता। इवन आपकी CSS GSS को CSS को भी ये कन्वर्ट कर देता है सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, दिस इज नॉट। ऑन द अदर हैंड दिस इज द अनदर प्रोजेक्ट। अगर मैं इसका व्यू सोर्स करता हूँ तो इसमें आपको कंप्लीट HTML दिखेगी।
इसमें अगर आप देखो दिस इज कंप्लीट HTML, इसमें JS का काम बहुत कम होगा ही नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारे पास HTML बना के दे रहा है। ये कहाँ से आ रही है? ये सीधा सर्वर से आ रही है हमारे पास। ओके, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसमें क्या हुआ, दोनों ही एक तरह का HTML फॉर्मेट है। डेफिनेटली तो ब्राउजर के लिए रीड करना, उसको समझने के लिए HTML JS CSS ही चाहिए। बट डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे उसने कुछ JS फाइलें डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया अपनी मेमोरी के अंदर, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमारे पास आउटपुट दिखाई। मतलब उसने क्या किया, JS में आगे फर्दर API हो सकती हैं, आगे फर्दर इमेजेस JS CSS हो सकती हैं, तो इट लोड्स, इट टेक्स टाइम। पहले क्या हुआ, HTML होगी, उसके बाद ये सारा काम हुआ। दूसरी साइड पे क्या हुआ, हमारे पास सीधा डायरेक्ट कंटेंट आया, ब्राउजर को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको जस्ट ओनली टैग्स मिले, एक डोम मिला, एक HTML मिली, और उसने डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। उसने उसको समझा नहीं, उसको कुछ नहीं किया, वट एवर दी HTML CSS यू आर डूइंग गिविंग, उसने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा दिया। अब इसमें बेनिफिट किसका है? इसमें बेनिफिट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, आपकी SEO में हो गया। जब आपका गूगल रीड करेगा, जैसे हम बोलते कहते हैं बोट्स जिसको बोलते हैं, वो रीड करेगा, वो कहेगा यार इस पेज पे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, देयर इज नो यूजर। अगर मैं इस चीज को सर्च करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि मेरे पास पॉपुलर जॉब्स कैटेगरीज हैं, गूगल ने इस पेज को नहीं देखना, उसने व्यू सोर्स करके देखना है। उसने देखना है यहाँ पे, उसके नहीं यार आप फेक हो, वी आर, आई विल नॉट प्रमोट यू। ऑन दी अदर हैंड दिस इज दैट कि मेरे पास कुछ कंटेंट है, आप जाओ और रीड करो। उसने देखा, जब वो आता है उसने, हाँ यार इसके पास इजीएस्ट वे है, इसके पास, ठीक है, ये जो जॉब्स पड़ी हैं, कीवर्ड्स अगर हम बात करें लिंक्डइन की रिगार्डिंग जॉब्स हैं, एडोब इलस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग डाटा पड़ा है, तो वो उसको क्रॉल करके उसकी रैंकिंग दिखाएगा कि इस वेबसाइट की अच्छी है। तो गूगल के पास कंटेंट होगा, गूगल नॉट एवरीवेयर बीइंग, जो भी हमारे क्रॉलिंग बोर्ड्स हो गए। तो इसमें हमारे पास इसमें में दो एग्जांपल्स आ गई कि कहाँ पे होगा। हम वापस चलते हैं रेंडरिंग पे। ये होगी सर्वर साइड रेंडरिंग, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब क्लाइंट साइड का मतलब आपके पास JS आएगी, उसके अंदर कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करेगा। सर्वर साइड कि सर्वर ने आपको DB से कनेक्ट किया, उसने उधर सारा डाटाबेस बनाया, API HTML बनाई, उसके बाद हमें रिटर्न किया। अब इसमें भी टाइम लग सकता है। तीसरी आती है स्टैटिक साइड कि अगर हमारे पास कोई फाइल ऑलरेडी बिल्ड होके पड़ी है, और सर्वर का क्या काम होगा, जस्ट इफ यू मेक द API कॉल, उसने सिंपल HTML को रिटर्न करके दे देना। उसने सर्वर से DB के पे कनेक्शन भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको HTML दे देनी है, और ये उससे भी फास्ट हो गया। इसलिए रिकमेंड किया जाता है जब हम इस टाइप के काम करते हैं नेक्स्ट में या किसी में, तो वी शुड गो विद द स्टैटिक साइट जनरेटर। और स्टैटिक साइट वहीं पर कामयाब है जहाँ पे आपका कंटेंट रैपिडली चेंज नहीं होता। अगर हम बात करें फेसबुक की एग्जांपल, हमारी वॉल रैपिडली चेंज हो रही है, एवरी रिफ्रेश पे या एवरी सेकंड इट इज रिफ्रेशिंग, दैट केस स्टैटिक साइट जनरेटर इज नॉट ए गुड फॉर दैट पर्पस। उस केस में हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग चलेगी, बट उस केस में सम पार्ट वी रेंडर फ्रॉम सर्वर साइड, एंड let's say 30% वी रेंडर फ्रॉम सर्वर साइड, और 70% हम क्लाइंट साइड पे करते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में भी दिया था, ये प्राइवेट विंडो में हम करते हैं यूट्यूब। तो ये स्टार्टिंग वाला जो कंटेंट आया, ये हमारे 30% में आएगा, सर्वर ने डायरेक्ट HTML दे दी। अगर मैं इसका व्यू सोर्स करके देता हूँ, ठीक है, तो इस केस में आप अगर देखो, ये रही HTML, ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ही कुछ HTML पार्ट मिल गया, जिसमें हमारे पास स्केलेटन, आप देख रहे हो स्केलेटन BG, एक तरह का टेम्पलेट मिल गया, कुछ पार्ट हमें HTML से वहां से आ रहा है, और उसके बाद वो API हिट करके अपना डाटा अपलोड कर रहा है। तो देयर आर टू वेज, ओके, थ्री वे हमें यहाँ पे समझा के क्या क्या है, वो इसकी डिटेल्स में है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्री रेंडरिंग में क्लाइंट साइड रिवर्सिव में क्या होगा, इनिशियल क्लाइंट साइड में जब हम काम करते हैं, तो देखो सर्वर ने HTML तो रिटर्न की, खाली HTML जो हमने एम्प्टी, उसकी आउटपुट ये आई, उसके बाद वो टाइम लेकर उसके डाटा पॉपुलेट हुआ। वेर अगर हम प्री रेंडरिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास पहले से कंटेंट आया, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंटेंट विजिबल होगा।
दिस इज डिफरेंस क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड और प्री रेंडरिंग में बात करें तो ये डिफरेंस होता है। लोड होते ही हमारे पास कुछ कंटेंट होगा विजिबल में, अदरवाइज हमारे पास कुछ नहीं होता, और जेएस जहाँ से लोड करके हमें फिर रेंडर करके देती है। ये लिखा हुआ ना क्लाइंट साइड रेंडर। ओके, सो दिस इज द थ्री वे ऑफ रेंडरिंग। CDN का concept है। Now we are going with the next year's application. तो अभी थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं whoever done। तो किन किन में अपने सिस्टम पे Next.js इंस्टॉल की और रन करके दिया, अपना बस हैंड रेज कर दो। Okay, only 3 out of 21 persons. Okay, no issues. That's all we call. Okay, so from here we are going to start our next project. कैसे है? There are multiple ways to install. Whoever familiar with Yarn, npm, तो जो भी आप फेमिलियर हो यान के साथ या npm के साथ, तो यू कैन यूज दैट टूल टू इंस्टॉल योर पैकेज। हमारे पास create next app is the पैकेज। अगर आप npx यूज करते तो यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस ग्लोबली, क्योंकि npx का काम होता है कि वो रन टाइम पे जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके बेस पे इस पैकेज का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके देगा। अगर आपको लेटेस्ट नहीं चाहिए, आपको कोई ओल्ड वर्जन चाहिए स्पेसिफिक, यू कैन मेंशन दैट स्पेसिफिक वर्जन। एंड हाउ यू कैन गेट दैट स्पेसिफिक वर्जन कि कौन सा रहेगा, यू कैन सिंपली गो गूगल तो यहाँ पे आपको सारे वर्जन्स मिल जाएंगे कौन कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, वर्सल का है Next.js, जो जो रिलीजेस चाहिए यू कैन स्पेसिफिकली डाउनलोड दैट स्पेसिफिक रिलीज, जस्ट कॉपी ये वर्जन लिखोगे तो वो वाला वर्जन स्पेसिफिक आ जाएगा। ये क्यों पड़ती है, सम टाइम कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं क्लाइंट कहता है कि पुराने वर्जन पे ही चलेगा, या किसी क्लाइंट का ऑलरेडी वर्जन है और वो आपने उसी का रेप्लिका बनाना है कि न्यू प्रोजेक्ट पे या न्यू थिंग पे, यू नीड दैट केस। Here we have the few. This is your folder name, this is your project name, and here you are asking कि भी मैं npm यूज करूंगा। आपने यूज, क्योंकि npx इज दी वर्चुअल सिस्टम, यहाँ पे आपने npm नहीं यूज किया ना yarn यूज किया, यू आर यूजिंग npx, एक वर्चुअल सिस्टम बना जो भी है वो डाउनलोड करेगा, और उसको हम बता रहे हैं कि आगे के लिए मैं npm यूज करूंगा, और एक एग्जाम्पल कोड यहाँ से डाउनलोड करेगा। तो ये एग्जाम्पल इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरी प्रोजेक्ट, एवरी जैसे रेगुलर में ये रेक में नहीं होता, ये Next.js खुद देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मतलब उसका बेस कोड यहाँ से उठाएगा, एक क्विक स्टार्ट होता है जो। ओके, तो वंस यू गो देयर, तो एक तरह का हमारे पास, अगर मैं आपको लोकल पे दिखाऊं तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, दिस प्रोजेक्ट इंस्टॉल थ्रू दीज कमांड्स। ओके, कोई क्वेश्चन हो बीच में तो मुझे इंटरप्ट कर लेना और अपना हैंड रेज कर लेना। ये हैंड डाउन कर लो अगर, राजू, मनिंदर, मनीष। ओके, तो we know that once you will set up that project, हम इसको एक बार खाली कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। We are in the development mode, so I am running the npm run dev. Once it will be there,
may throw the errors. अगर आप देखो मेरा ना नेक्स्ट में कुछ चेंज हो तो दिस इज अवर लैंडिंग पेज। ये बाय डिफॉल्ट जब भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो दिस वी विल हैव। ओके, बंद कर देते हैं। दिस इज अवर। आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। और मैं इसको okay. This is my CSS file, this is my all HTML, CSS and footer। तो ये टैग्स हैं। आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो ऐसा वी मेंशन अर्लियर कि मल्टीपल पेजेस इफ आई वांट टू यूज अनदर पेज लेट्स से अबाउट। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि कंपोनेंट का नेम भी सेम रहे, ज़्यादा अच्छा है। एंड कंपोनेंट का फर्स्ट नेम हमेशा भी कैपिटल लेटर में होता है। इससे हटा देते हैं। Once we save that, it automatically generate that path for us. About available है हमारे पास। Okay, अब I want to see contact। तो contact available नहीं है because we haven't created that path। तो ये हमें 404 देगा, ये इंटरनल फंक्शनलिटी होगी इसकी। Okay, अब दिस इज सिंपल कोड। आप कभी एक्सपोर्ट करते हो फर्स्ट कोड व्हाटएवर नेम यू आर डूइंग, तो बेस्ट प्रैक्टिस इज व्हाटएवर यू आर गिविंग द नेम, तो उसकी नेम से ही आप फंक्शन का नेम बनाओ या कांस्टेंट का नेम बनाओ। इट्स ए गुड प्रैक्टिस। ओके, अब किसी भी अब एवरी टाइम मुझे किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, दूसरे पेज से डायरेक्ट यूआरएल तो डालूंगा नहीं, इसके अंदर सीधी लिंकिंग होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं राउटर मैपिंग। तो उसके लिए राउटर मैपिंग के लिए आई विल create a link, that is this is the link package। जब हम नेक्स्ट यूज इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये नेक्स्ट इंस्टॉल कराता है हमारा लेटेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट पैकेज के अंदर बहुत सारी इंटरनल फंक्शनैलिटीज हैं दैट वी नीड। अब मैं इसको भी क्लीन कर लेते हैं सिंपल। पेस्ट और पे होम पेज आ गया। We want to link between multiple pages। अभी हम आज तक हम HTML में क्या लिखते हैं, हम ए टैग के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, दैट इज द एंकर टैग। बट इन केस ऑफ रिएक्ट और इन केस ऑफ नेक्स्ट.js, तो अभी हम नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो लिंक प्रॉपर्टीज ड्रिवन फ्रॉम नेक्स्ट हाइफन लिंक। और इसका ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा कंटेंट, इसका बहुत सारे हमें ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि हाउ यू नो दैट कि कौन सा पैकेज यूज करना है। यू जस्ट नीड टू टाइप so that can next linking or routing, so based on your relevant information it will be point to that specific मैंने दो लिंक बनाए, ये अवेलेबल है। होम पे रहेगा, अबाउट पे अबाउट। अब अबाउट पे मुझे वापस डाल जाने के करने के लिए आई कंप्लीटली हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। जैसे हैव टू गो देयर, ठीक है। अब अबाउट एंड होम के बीच में लिंकिंग होगी हमारी। अब क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, अगर आप देखो एक प्रॉब्लम है कि मुझे अपना कोड को रिपीट करना पड़ गया। ओके, आई हैव टू मेक दी कोड रिपीटली। अगर मुझे कल कुछ नया लिंक डालना है तो आई हैव टू ओपन बोथ फाइल्स एंड हैव टू मेक चेंजेस। तो इस चीज के लिए हमारे पास फैसिलिटी मिल जाती है हमारे पास
कंपोनेंट्स के। अगर मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना दूँ, गुड प्रैक्टिस इज टू क्रिएट दी स्पेसिफिक फोल्डर्स। कंपोनेंट्स, यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया नया पाथ, नया सेम नेम से आई विल क्रिएट ए फाइल, इंडेक्स टू यस फाइल, अब मैं यही कोड हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरी फंक्शनलिटी इस कंपोनेंट की है, तो आई विल जस्ट मूव माय थिंग्स। एक थिंग, जब भी हम कोई चीज इंक्लूड करते हैं तो देयर शुड बी वन पेरेंट। तो जैसे यहाँ का पेरेंट एक, हर एलिमेंट का एक पेरेंट होना जरूरी है। जहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को हटा देता हूँ तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, उसका कोई पेरेंट नहीं है। तो रेक्ट विल नॉट अंडरस्टैंड कि भी इस डोम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किसका ये चाइल्ड है या किसके ये पेरेंट है। इधर आप एक पास करो, ठीक है, अगर आप 2 पास कर रहे हो, मोर देन 1 कर रहे हो, इट शुड बी रैप इन साइड ए पेरेंट कंटेनर। जैसे इसको मैं एक पेरेंट बना दिया, अब ये एरर हमारा रिमूव हो गया। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब मैं दोनों के में इस कंपोनेंट को कॉल करा लेता हूँ। इंपोर्ट, हमने इसको डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, तो हम इसको किसी भी है। सेम चीज है, जस्ट ओनली वी क्रिएट ए कंपोनेंट एंड वही सेम एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे कहीं पर इसके अंदर कुछ चेंज करने लगे से इसके अंदर मुझे टाइप सिंबल डाल के स्पेसिंग डालनी है। तो here you can see this is space, so you can see एक जगह पे काम किया तो दोनों जगह पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन से। ओके, तो दिस इज नेविगेशन, भी अंडरस्टैंड कैसे ये काम करती है। नेविगेशन, तो दिस इज हाउ वी लर्न कि भी क्रिएट एप्लीकेशन कैसे बनती है, नेविगेशन कैसे होती है। वैसे इसके एसेट्स है मेटा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो दिस इज, जब भी हम एसईओ या सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करते हैं, जब कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूजर नेक्स्ट में बनाने का पर्पस उसका यही होता है कि उसकी वेबसाइट रेंडर्ड हो, गूगल में उसकी इजीली टेम्पलेटिंग हो। ओके, तो उसके लिए हम मेटा डाटा जरूरी होना चाहिए, और मेटा डाटा किस में होता है, हेड टैग के अंदर होता है। ओके, हेड टैग। तो Next.js is also provide us a package that is the nest-/head that become a head tag for us. Okay, तो head tag के अंदर जो भी हम डालेंगे वो हमारे हर पेज के हेडर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, व्यू सोर्स करते हैं अबाउट और होम पेज, इसको हेड टैग है। अब इसका कहीं कहीं पर भी टाइटल नहीं है इस पेज का। ओके, तो व्हाट वी नीड ये नैव बंद कर देते हैं। अब हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। गुड प्रैक्टिस होती है, जो भी हमारी लाइब्रेरी होती है वो हमेशा हम टॉप पे लेते हैं, जो भी हमारे कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेवल पे लेते हैं। ओके, तो लेट्स से दिस इज द हेड एंड हेड, हेड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर होम पेज। I save that, और मैं अपने होम पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा टाइटल आ गया होम पेज।
अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे नहीं मिलेगा, होम पे मिल गया। अब इस चीज को अगेन हर पेज पे मुझे टाइटल चाहिए, हर पेज पे मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए जिसमें मैं अपना सेट कर सकूं। क्या मुझे हर पेज के लिए अलग अलग हेडर डालना चाहिए? नो, वी ऑलरेडी क्रिएटेड ए कंपोनेंट, राइट। सेम हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, लेट्स से ओके, एंड मेटा के अंदर वी विल क्रिएट ए सॉरी क्रिएट अ फाइल index.js, let's say हम इसी को कॉपी and what I'm going to do here, मैं यहाँ पे इसको सेव किया, सिमिलरली इसको कॉल किया, था। अब मुझे ओके, हमने मेटा नाम दे दिया। मेटा कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होम आ गया। अब मैं अबाउट पे भी जाऊंगा तो अबाउट पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब अबाउट पे भी, अब दोनों जगह पे अगर आप नोट करो मेरे पास सेम मेटा इंफॉर्मेशन है होम पेज, बट हर पेज का अपना अपना होना चाहिए। व्हाट आई डू, I will make this component dynamic by passing props. तो here से ये मेरा मेटा है, यहाँ पे मैंने उसको बोला इस कंपोनेंट की इनपुट रहेगी। अगर जो एंगुलर वाले हैं उनके लिए जैसे हमारे पास इनपुट आउटपुट डेकोरेटर्स होते हैं, तो इसमें डाटा शेयरिंग करने के लिए बिटवीन टू कंपोनेंट्स प्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स इज ए सिंपल ऑब्जेक्ट, वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम प्रॉप्स दे दिया इन्होंने इंटरनल फंक्शनलिटी। अगर मैं इसको प्रॉप्स नाम से रिसीव कर सकता हूँ, और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा आई नो दैट, तो मैं इसको डायरेक्ट उसके अंदर से एक्सपोर्ट करके ले रहा हूँ कि मेरा टाइटल क्या होगा। ओके, तो वट एवर द टाइटल इज देयर आई विल शो दैट टाइटल, सो दिस इज द वेरिएबल एंड इट विल डिस्प्ले हियर। ओके, तो आई सेव दैट। हियर यू सी दोनों पेजों से हमारा वो हट गया, क्योंकि अब दोनों कंपोनेंट में अभी हमने डाटा भेजा नहीं है। तो व्हाट आई डू, आई कम टू पेरेंट कंपोनेंट एंड उसमें टाइटल भेजूंगा, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे होम पेज के लिए होम पेज, अबाउट के लिए अबाउट। ओके, से दैट अब देखो होम के लिए होम पेज का टाइटल आ रही है, अबाउट के लिए अबाउट पेज का टाइटल आ रहा है। तो नाउ अभी हमारा ये कंपोनेंट भी डायनेमिक हो गया, जिससे कहीं पर भी मुझे किसी भी जगह पे चाहिए तो आई कैन सिंपली बाय डूइंग वन चेंज आई कैन इजिली हैंडल दैट। अगर मुझे जैसे इसका व्यू सर्च करते हैं, अभी यहाँ पे अगर पहले सर्च कर लेते पुराने वाले में टाइटल है, नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टैप करते हैं, इसमें टाइटल सर्च करते हैं, तो यू कैन सी सर्वर साइड में हमारे पास टाइटल आ गया, और ये गूगल इसको क्रॉल करेगा, और जब भी हमारी सर्चिंग आएगी तो होम पेज के लिए होम पेज आएगा। अगर अबाउट पेज है तो अबाउट पेज की व्यू सर्च करें, अबाउट पेज में टाइटल आ रहा है अबाउट पेज, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्वर साइड। हमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, हमें कोई कुछ पर्टिकुलर लॉजिक नहीं लिखना पड़ा कि भाई सर्वर साइड पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एवरीथिंग ऑटोमेटिकली हैंडल बाय नेक्स्ट.js। तो ये हमारे कोई भी फंक्शनलिटी बन गई है, और ये हमने डायनेमिक कर लिया। अब दिस इज से दैट दिस इज ओके। अब हम एक थोड़ा सा कंपोनेंट से बाहर निकल के एक फंक्शनलिटी बनाते हैं, जैसे होम पेज है। अब मुझे कुछ जैसे हम बात करें इसी पेज को डायनेमिक करना है, जहाँ पे मेरे पास एक काउंटर चले, एक वेरिएबल बने। ओके, चलो वो बाद में करते हैं, हम इसी सेशन के लिए चलते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ हेडर।
ओके, मेटा इंफॉर्मेशन, ऐसी काफ़ी सारे हमारे पास प्रॉप्स हैं। एसेट्स, मेटा थर्ड पार्टी जीएस अगर आपने इंक्लूड करनी है तो हेडर के अंदर आप स्क्रिप्ट अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई फायर बेसिक नोटिफिकेशन लगानी है, कुछ स्क्रिप्ट लोड करने पे कुछ कराना है, तो यू कैन यूज दैट स्क्रिप्ट टैग। एक होगी नॉर्मल स्क्रिप्ट, जो हम नॉर्मल अभी तक ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। एक हो गया कि अगर हमने नेक्स्ट जीएस की यूज करनी है तो वी कैन यूज नेक्स्ट स्लैश स्क्रिप्ट। इसमें देखो एस कैपिटल है बिकॉज इससे कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट किसी ने बनाया, उसने बोला कि आप यूआरएल पास करो, आपको लेजी लोड चाहिए कोई, जैसे जेएस होती है, हम बात करते हैं गूगल टैग मैनेजर की या कोई थर्ड पार्टी फेसबुक पिक्सल की। तो वो क्या करते हैं कि यार लोड होते ही जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो उसको लोड होने में, एग्जीक्यूशन होने में टाइम लग जाता है, जो कि हमारी साइट को थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब मुझे इसमें अगर मैं इनके स्टैंडर्ड के थ्रू जाऊँ, नेक्स्ट ईयर्स के थ्रू, वो कहते हैं कि आप मुझे स्ट्रेटेजी बता दो कि आपकी क्या है, आपको प्री लोड चाहिए, पोस्ट लोड चाहिए या रन टाइम पे ही चाहिए। तो देर आर मेनी वे टू डू दैट। तो स्ट्रेटेजी के अंदर आप जैसे यहाँ पे लेजी ऑन लोड, जब भी पेज लोड हो साथ ही साथ एग्जीक्यूट मत कर, पहले बाकी का कंटेंट डाउनलोड करो, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना। एंड वंस इट एग्जीक्यूट, मेरे ये वाला एक्शन परफॉर्म करना, दिस इज माई कस्टम, ऑन लोड पे मेरा ये चलेगा। ओके, तो दिस इज दी अगेन वी कैन सी दी वन ऑफ दी अनदर एडवांटेज। ओके, ऐसे ही हमारे पास सीएसएस के लिए मॉड्यूल्स आते हैं कि आपको लेआउट बनाना है, आपको सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस करनी है, तो हम स्टाइल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। देयर आर एक्चुअली ये कुछ अनदर पार्ट आ गया। ये नॉर्मल अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो स्टाइल्स ये होगी नॉर्मल क्लासेस, नॉर्मल स्टाइल्स, बट इसको ये प्रैक्टिस से आपको पहले समझाना पड़ेगा। इसमें बाद में जाएंगे, नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग कंपोनेंट के लिए ये प्री रेंडरिंग एंड फेचिंग डाटा, इसके लिए अगेन हमारे पास प्री रेंडरिंग के लिए बाय डिफॉल्ट ये प्री रेंडरिंग ही करता है। मतलब प्री रेंडरिंग मतलब जो हमने कंटेंट डाला है अभी तक वो सारा हम कंपोनेंट्स के अंदर कर रहे हैं। अभी तक जो भी कंपोनेंट के अंदर काम कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली सर्वर साइड, और जो हमारे पास प्री रेंडर होके आएगा, और अगर हम इसकी स्टैटिक साइट बनाएंगे तब भी आएगा। बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें हम एपीआई से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड वो चीज़ हमारी डिस्प्ले हो। तो उस केस के लिए हमें पहले बताना पड़ता है कि कितना डाटा आप सर्वर साइड रखना चाहते हो, कितना डाटा आप क्लाइंट साइड पे रखना चाहते हो। तो वो हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट वी आर गोइंग टू गिव यू लिटिल ओवरव्यू। इनिशियल लोड पे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग स्क्रीन में देखा था कि अगर हम नेस्ट.js के साथ करते हैं तो हम कुछ पार्ट प्री लोड भी करके दे सकते हैं फॉर इंडिविजुअल पेजेस। अगर प्री लोड नहीं होता तो हमारे पास आज के टाइम पे ऐसा होता है, वेबसाइट लोड होते ही व्हाइट स्क्रीन आती है और उसके बाद दिखता है। अगर हम कई एग्जांपल लें, न्यू कंपोज की, तो मेरे पास यूआरएल नहीं है, तो जो भी एंगुलर वाले हैं दे कैन रिलेट दैट थिंग की भी हमें पहले असेस करना पड़ता है। व्हाइट स्क्रीन आती है उसके बाद ही हमारे पास वो डाटा लोड होता है। सो दिस इज अगेन इन्होंने और डीप में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर्वर साइड पे कैसे काम कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर रहा है। तो इसके ऊपर ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, या पढ़ना। देखो बिल्ड बनने पे हमारे पास पहले से डाटा होगा, बट इसमें डाटा एक्सटर्नली फेच नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज नॉर्मल लेआउट। once you fetch start fetching the data from external, वो जेसन फॉर्मेट में रख लेता है, जिसको हम बात करते हैं ना कि प्री फेच, तो वो उसको दिखा के साथ के साथ प्रिंट करना भी शुरू कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक साइट प्रॉप्स। ठीक है, तो ये कल वाले सेक्शन में हम ये डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर स्टैटिक साइट प्रॉप्स, सर्वर साइड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड प्रॉप्स। ठीक है, तो ये कल वाले सेशन के लिए रख लेते हैं। तो ठीक है, आई थिंक सो फॉर टुडे सेशन वी आर इनफ। इसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो क्वेश्चंस हैं अभी 5 मिनट हम वो डिस्कस कर लेते हैं, 5 o'clock क्लोज करते हैं। हाँ जी, किसकी क्वेश्चन है?
जो कंपोनेंट बनाते हैं उसको कोई एक स्टैंडर्ड है नेमिंग कन्वेंशंस? हाँ, कंपोनेंट का पहले कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज भी कैपिटल लेटर। हम 6 जैसे नंबर नहीं डाल सकते या स्पेस नहीं डाल सकते या अंडरस्कोर नहीं डाल सकते, इसका हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज भी कैपिटल लेटर। एंड इसके अंदर आप थ्रू आउट अगर पूरा कंप्लीट नेम की बात करते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, अगर इस नाम से कंपोनेंट बना रहा हूँ तो पी कैपिटल, डिटेल की डी कैपिटल एंड पेज की पी कैपिटल, एंड देयर विल बी नो स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर, सारा स्मॉल में होगा, बस ये 3 कैरेक्टर बड़े में होंगे, जिससे क्लियर आइडेंटिफाई होता है कि दिस इज प्रोडक्ट डिटेल पेज। ओके, अगर आप स्मॉल में रख दोगे तो दैट बिकम ए फंक्शन, उसको कंपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। किसी का और क्वेश्चन? सर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस प्रॉप्स और सेट्स के बारे में और जानना है। ठीक है, वो नेक्स्ट जब हम थोड़ा सा रेक्ट का भी बीच में करेंगे तो एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू बता देता हूँ। प्रॉप्स इज टू रिसीव एंड सेंड डाटा फ्रॉम, मींस कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स की जो होती है वो प्रॉप्स के थ्रू होता है। प्रॉप्स में आप किसी जैसे कि आपने नेम इक्वल्स टू रोमी लिख दिया, वो डाटा अपने चाइल्ड कंपोनेंट को भेजना है, तो यू जस्ट नीड टू राइट नेम इक्वल्स टू रोमी। ओके, जैसे एंगुलर में होता है कि हम पहले इनपुट डेकोरेटर बनाते हैं, आउटपुट डेकोरेटर बनाते हैं, तो उसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं होती, वो बन गया। अब जो कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट है वो रिसीव कर रहा है, तो वो प्रॉप्स डॉट नेम से उसको असेस करेगा। ये प्रॉप्स होते हैं, ये रीड ओनली होते हैं, ये राइट नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम पेरेंट। ओके, अब ये भी होता है कि चाइल्ड ने कुछ चेंज किया और ऊपर भेजना है, तो हम उसको फंक्शंस के फॉर्म में डाटा भेजते हैं। वो हम कल की प्रैक्टिस में रख लेंगे, कल मॉर्निंग में जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आप बता देना, तो एक डेमो दे लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, एक और चीज पूछी थी, ये जो प्रॉप्स होते हैं ये मतलब रिजर्व कीवर्ड है, या जैसे आपने अभी टाइटल पास करा था वो भी एक तरह से प्रॉप्स है ना? तो जो पेरेंट कंपोनेंट से जैसे आपने टाइटल पास करा, तो चाइल्ड कंपोनेंट में ये कि भाई जैसे मैंगलोर में करते हैं सेम ही नेम करना पड़ेगा मतलब, या प्रॉप कोई रिजर्व कीवर्ड है मतलब ये अप्रोच के लिए? हाँ जी, प्रॉप्स इज रिजर्व कीवर्ड बाय एंगुलर, सॉरी बाय रिएक्ट, बट आप कुछ भी नेम्स देख सकते हो, जैसे मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा था, तो करली ब्रेसेस रिप्रेजेंट एज ए ऑब्जेक्ट एंड उसकी हम वैल्यू फेच कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उसमें मैं किया था। जैसे ऊपर से उन्होंने 50 फील्ड भेजे, बट मैंने तो एक ही रिसीव किया टाइटल, तो आई एम जस्ट रिसीविंग द टाइटल। जब हम टाइपस्क्रिप्ट की बात करेंगे, जब हम उसकी डाटा टाइप्स रखेंगे कि इसको इस फॉर्म में भेजना चाहिए टीएस फाइल्स में, तब हमारे पास एरर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ना कि भी एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, ये इसी डाटा का, इसी टाइप का डाटा ही ट्रांसफर हो, तो दैट इज डन थ्रू द टाइपस्क्रिप्ट। अब जो आपने बोला टाइटल, आप जिस नेम से भेजोगे उसी नेम से रिसीव करना पड़ेगा, या उल्टा बोल लो, जिस नेम से आप रिसीव कर रहे हो उसी नेम से आपको पेरेंट को उसको डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, एंड ट्रांसफर बैक चाइल्ड टू पेरेंट वो आपने बताया कि वो फंक्शन के थ्रू होता है ना, मतलब उसका कोई डायरेक्ट नहीं है? हाँ, वो एक्चुअली हाँ डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो थ्रू फंक्शन से ही हम उसको अपडेट करते हैं। जैसे हम एंगुलर में इन उसको इमिट करते हैं और ऊपर जाके वो रिसीव होता है, तो उसी वे में यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजीली, अगर हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये काफी इजीली हैंडल कर लेता है चीज को। ठीक है सर, वो फंक्शन वाला भी देखेंगे ना, तो चाइल्ड टू पेरेंट वाला? हाँ हाँ, वो कल वाले आज हमने देखा था ना, पेरेंट से चाइल्ड में डाटा आया था, आज हम कल वाले में देख लेंगे कि नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे जाएगा। ठीक ठीक है सर, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म है कि उन फंक्शंस को क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, मतलब जो these are all props। जैसे हम, हाँ, ये that all everything is part of props। ओके, चाहे वो फिर चाइल्ड टू पेरेंट हो या फिर पेरेंट टू चाइल्ड। हाँ जी।
जैसे हम बात करते हैं कि हाउ पेरेंट चाइल्ड एंड चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेट, वी से ओनली सेज दिस इज डन थ्रू द प्रॉप्स। एंड सर मल्टीपल लेवल्स पे जैसे अगर चाइल्ड नेस्टेड है और 2 लेवल डाउन है या 3 लेवल डाउन है तो उसके लिए भी सेम फंक्शंस के थ्रू ही? नहीं, फिर हम थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि वो डाटा किस लेवल का है। आपको डाटा थ्रू आउट द एप्लीकेशन चाहिए, कुछ लेवल तक की चाहिए, सिबलिंग तक की चाहिए, तो अगर दो सिबलिंग को ही चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम उसके पेरेंट को डाटा पास करते हैं एज ए मतलब चाइल्ड टू पेरेंट। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड है ए एंड बी, तो ए ने डाटा ट्रांसफर करना बी को, तो हम ए पहले अपने पेरेंट को भेजेगा एंड पेरेंट विल सेंड डाटा टू बी। बट यहाँ पे अगर केस होता है कि ए इज सेंडिंग डाटा टू ऑल, तो उस केस में हमारे पास रेक्ट की दो फंक्शनलिटीज आती हैं। एक होता है रेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एक होता है रेक्ट रिडक्स। कॉन्टेक्स्ट भी यूज करते हैं और रिडक्स भी यूज करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा चेंज होना है, तो उस केस में बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट हम वो हैंडल करते हैं। ठीक है। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, नो सर। ठीक है, then we are pending of this session. We'll discuss tomorrow. Okay. ओके सर, थैंक यू। Thank you. Okay, thank you team.